नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीमा पर तनाव के बीच सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बयान। कहा, चीन एलएसी पर कर रहा है आक्रामक हरकत, भारतीय सेना हर स्थिति के लिए तैयार। संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल को लेकर बैकफुट पर सरकार। विपक्ष की आपत्ति के बाद सरकार ने नियम में किया बदलाव। सत्र के दौरान अब लिखित सवाल पूछ सकेंगे सांसद। वहीं लोन मॉरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट अब 10 सितंबर को करेगा सुनवाई। कोर्ट ने कहा, जिन ग्राहकों के खाते 31 अगस्त तक एनपीए घोषित नहीं हुए, केस निपटने तक उन पर ना हो कार्रवाई। सरकार ने कहा, ब्याज में नहीं दे सकते छूट। कांग्रेस की चिट्ठी पर फेसबुक का जवाब। कहा, पूरी पारदर्शिता के साथ करते हैं काम, नफरत और कट्टरता की फेसबुक पर कोई जगह नहीं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने लिखी थी चिट्ठी। और एनसीबी के रडार पर रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक गिरफ्तार। 2 ड्रग पेडलर्स के शौविक से संपर्क की बात आई सामने, तो सीबीआई ने दिशा और सुशांत खुदकुशी में कनेक्शन को लेकर कॉर्नरस्टोन कंपनी के सीईओ से पूछताछ की। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी विवाद के बीच सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीमा पर तनाव के लिए चीन जिम्मेदार है। जनरल रावत ने कहा कि सीमा पर चीन की ओर से आक्रामक हरकत देखने को मिल रही है, लेकिन उन्होंने चीन को साफ संदेश दिया कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पेंगोंग में 29-30 अगस्त की रात की घटना के लिए चीन जिम्मेदार है। भारतीय सशस्त्र बलों को फौरी संकट से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और साथ ही भविष्य के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी दी है। जनरल रावत ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी भी दुस्साहस का प्रयास करता है तो पाक को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि भारत को परमाणु से लेकर उप पारंपरिक तक के संघर्षों के जटिल खतरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिन के लद्दाख दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दक्षिण पेंगोंग और अन्य जगहों पर हालात का जायजा लिया। पिछले काफी वक्त से भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद देखने को मिला है। भारत ने एक बार फिर चीन की घुसपैठ की बात कही है, जिसके बाद अब सेना प्रमुख ने लद्दाख में हालात का जायजा लिया। यहां नरवणे ने परिचालन मुद्दों और जमीनी हालात का जायजा लिया। वहीं बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच चीन और भारत के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। और इसी बीच दावा किया जा रहा है कि भारत ने लद्दाख में पेंगोंग इलाके में नॉर्थ फिंगर 4 को फिर अपने कब्जे में ले लिया है। जून महीने के बाद पहली बार भारतीय सेना के कब्जे में यह इलाका पूरी तरह से आ गया है। अब यहां से सबसे निकट की चीनी पोस्ट फिंगर 4 के ईस्ट हिस्से में है, जो भारतीय सेना की पोजीशन से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। और वहीं वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने चीन के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में LAC पर तैयारियों की समीक्षा की। वायुसेना के प्रवक्ता ने वायुसेना के ठिकानों के नामों का उल्लेख किए बगैर कहा कि एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने बुधवार को पूर्वी वायु कमान में अग्रिम एयरबेस का दौरा किया। वायुसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय आपको बता दें शिलोंग में है, जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में LAC से लगे संवेदनशील इलाकों और क्षेत्र के कई दूसरे हिस्सों में हवाई रक्षा की देखभाल करता है। थल सेना और वायुसेना ने करीब 3400 किलोमीटर लंबी LAC पर सभी अहम ठिकानों पर सतर्कता बढ़ा दी है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर यथास्थिति में बदलाव करने की चीन की हालिया कोशिश के बाद ऐसा किया गया है। वायुसेना प्रवक्ता ने कहा कि वायुसेना प्रमुख को कमान के तहत लड़ाकू इकाइयों की तैयारियों की स्थिति और अभियान की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। और वहीं पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह साफ किया है कि बीते 4 महीने में हमने जो हालात देखे हैं वे प्रत्यक्ष रूप से चीनी पक्ष की गतिविधियों का नतीजा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि जिम्मेदाराना तरीके से स्थिति को संभालना जाना चाहिए। वहीं आगे भी बातचीत जारी रहेगी। भारत संवाद के जरिए सभी मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने आरोप लगाया कि चीन की गतिविधियों का मकसद यथास्थिति में एक तरफा बदलाव करना है। Way ahead is negotiations, both through the diplomatic and military channels. The Indian side is firmly committed to resolving all outstanding issues through peaceful dialogue.
We therefore strongly urge the Chinese side to sincerely engage the Indian side with the objective of expeditiously restoring the peace and tranquility in the border areas through complete disengagement and de-escalation in accordance with the bilateral agreements and और वहीं आपको बता दें कि भारत में 118 ऐप्स पर प्रतिबंध को लेकर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि भारत सरकार का फैसला चीनी निवेशकों और सर्विस प्रोवाइडर्स के कानूनी हितों का उल्लंघन है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वो इसे गंभीरता से ले रहे हैं और इसका विरोध करते हैं। आपको यहां बता दें कि भारत सरकार ने चीन के 118 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का यह फैसला लिया है। जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरा हैं। बढ़ते हैं आगे। संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल को लेकर सरकार बैकफुट पर आ गई है। विपक्ष की घोर आपत्ति जताए जाने के बाद अब सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। अब संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सांसद लिखित में सवाल पूछ सकेंगे, जिसका जवाब लिखित में ही मिलेगा। इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सांसदों को यह बताया जाता है कि इस बार राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं होगा। ऐसे में सभी सदस्य अपने सवाल पहले दे सकते हैं, जिनका लिखित जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच इस बार संसद का सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो बिना किसी अवकाश के 1 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। इस बार दोनों सदन अलग अलग शिफ्ट में चलेंगे ताकि नियमों का पालन हो सके, लेकिन प्रश्नकाल और शून्यकाल निरस्त होने की वजह से विपक्ष सरकार पर आग बबूला था। और वहीं अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सरकार के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत है। जो पासा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था, उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया है। जीडीपी में गिरावट के अलावा नोटबंदी ने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया है। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वो कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को, जो कैश का प्रयोग करते हैं, जो बिना कैश जी ही नहीं सकते। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। और वहीं देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री गिरती अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चुप क्यों हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि लोगों को लगता है कि अब भगवान पर भी मुकदमा चलेगी और वही मोदी सरकार शासन का अधिकार खो चुकी है। उन्होंने कहा कि देश आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है, देश में आर्थिक अराजकता है, देश को आर्थिक आपातकाल की ओर धकेला जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि हर तरफ अविश्वास का माहौल है, महंगाई से आम जनता बुरी तरह से त्रस्त है। पूंजीपतियों को पूरा देश बेचने की तैयारी कर ली जाए तो क्या ऐसी सरकार को एक दिन भी पद पर बने रहने का अधिकार है? जब सत्ता में बैठे सत्ताधीशों को अपने वातानुकूलित कमरों में नंगे चलते करोड़ों मजदूरों के पांव के फफोले ना दिखें और ना आत्महत्या करता किसान और बेरोजगार दिखे, तो क्या ऐसी सरकार को एक सेकंड भी पद पर बने रहना चाहिए? ये देश के और आपके विवेक पर हम छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि मोदी सरकार शासन का अधिकार खो चुकी है। जितनी देर और रहेंगे देश को ये पाताल लोक की ओर और ज्यादा धकेलेंगे। ये सरकार न सवाल पूछने देती, न सवालों का जवाब देती।
ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। प्रधानमंत्री कोरोना पर, चीन पर, बेरोजगारी पर, आर्थिक मंदी पर, आर्थिक अराजकता पर, जीएसटी कंपनसेशन पर, जाती हुई जिंदगियों पर, किसान मजदूर की व्यथा पर, आत्महत्याओं पर जवाब देने से घबरा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्ज पुनर्गठन योजना तेजी से लागू करने को लेकर गुरुवार को बैंकों और एनबीएफसी प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कोविड-19 से जुड़े दबाव वाले कर्ज के समाधान को लेकर तत्काल नीति पेश करने, पात्र कर्जदारों की पहचान करने और उन तक पहुंचने पर जोर दिया। सीतारमण ने इस बात पर भी जोर दिया है कि समाधान योजना 15 सितंबर 2020 तक लागू हो जानी चाहिए और उसके बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना जाना चाहिए। वहीं वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सीतारमण ने बैंकों और एनबीएफसी से कहा कि बैंक और एनबीएफसी दबाव वाले कर्ज के समाधान को लेकर तत्काल अपने अपने निदेशक मंडल से मंजूरी प्राप्त नीति को पेश करें, पात्र कर्जदारों की पहचान करें और उन तक पहुंचे। बता दें कि बैंक कर्ज के भुगतान पर लगाई गई रोक 31 अगस्त को समाप्त होने के बाद दबाव वाले कर्जदारों को राहत पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक बारगी कर्ज पुनर्गठन की अनुमति बैंकों को दी है। और बयान के अनुसार करीब 3 घंटे चली बैठक में बैंकों और एनबीएफसी प्रमुखों ने आश्वस्त किया कि वे समाधान नीति को लेकर तैयार हैं और पात्र कर्जदारों की पहचान और उन तक पहुंच को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने वाली याचिकाओं पर अब 10 सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि जिन ग्राहकों के खाते 31 अगस्त तक एनपीए घोषित नहीं किए गए हैं, उन्हें केस का निपटारा होने तक प्रोटेक्शन दिया जाए और उनके खाते को केस की सुनवाई खत्म होने तक एनपीए घोषित नहीं किया जाए। इससे पहले आपको बता दें, कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ब्याज में छूट नहीं दे सकती है, सरकार लेकिन पेमेंट का दबाव कम कर सकती है। तुषार मेहता ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी की रीढ़ है, ऐसे में हम अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाला कोई फैसला नहीं ले सकते। वहीं छूट की मांग कर रहे ग्राहकों की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मोरेटोरियम नहीं बढ़ा तो कई लोग लोन पेमेंट में डिफॉल्ट करेंगे। याचिका दायर करने वाले लोगों की तरफ से मांग की गई है कि इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी को सेक्टर वाइज प्लान तैयार करना चाहिए और कोर्ट में रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन क्रेडाई की ओर से कहा गया है कि मोरेटोरियम में ग्राहकों से ब्याज वसूलना गलत है। इससे आने वाले समय में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ सकते हैं। और कोर्ट में शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि कोरोना की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें राहत देने के उपाय किए जाने चाहिए। आरबीआई सिर्फ बैंकों के प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर सकता। वहीं थिएटर, बार और फूड कोर्ट बंद हैं, हम कैसे कमाएंगे और कर्मचारियों को सैलरी कैसे देंगे? कोर्ट से अपील करते हैं कि सेक्टर वाइज राहत देने पर विचार होना चाहिए। इससे पहले आपको बता दें कि मंगलवार को सरकार ने कहा था कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मोरेटोरियम पीरियड 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और वहीं यूनिवर्सिटी की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटीज चाहें तो ग्रेजुएशन के छात्रों की पहले और दूसरे साल की परीक्षा ले सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को लेकर दायर एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यूजीसी ने सिर्फ फाइनल ईयर की परीक्षा को अनिवार्य बनाया है, बाकी परीक्षाओं पर यूजीसी ने बैन नहीं लगाया है। ऐसे में यूनिवर्सिटीज चाहें तो ग्रेजुएशन के पहले और दूसरे छात्रों की परीक्षा करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इग्नू समेत कुछ यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन के पहले और दूसरे साल के छात्रों की परीक्षा कराए जाने को लेकर सवाल उठाए गए थे। और वहीं सितंबर में होने वाली नीट जेईई परीक्षा स्थगित करने की याचिकाओं को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के आदेश के खिलाफ 6 राज्यों के 6 कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। याचिका पर 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगा। वहीं जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे याचिका पर सुनवाई करेगी। वहीं 17 अगस्त को फैसला देने वाले पीठ की अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्रा कर रहे थे, जो रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह जस्टिस अशोक भूषण ने ली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का 17 अगस्त का आदेश नीट जेईई परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की सुरक्षा और उनके जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने में विफल रहा है।
चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी का फेसबुक ने जवाब दिया है। फेसबुक ने कहा कि हम निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं, साथ ही ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह बने जहां लोग खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें। साथ ही फेसबुक ने कहा कि हम पूर्वाग्रहों के आरोपों को गंभीरता से लेते हैं और नफरत और कट्टरता की निंदा करते हैं। बता दें कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल का जिक्र किया था। केसी वेणुगोपाल ने सवाल उठाते हुए कहा था कि फेसबुक इंडिया के कर्मचारी अंकी दास ने चुनाव संबंधी कार्यों में बीजेपी को मदद पहुंचाई है और ऐसे में कांग्रेस फेसबुक इंडिया ऑपरेशन की जांच की मांग करती है। हाई लेवल जांच होनी चाहिए और रिपोर्ट को सबके सामने रखना चाहिए। तब तक फेसबुक इंडिया की नई टीम बनानी चाहिए। हाल में आपने देखा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी एक आर्टिकल निकला जिसमें देखा गया कि जो पब्लिक पॉलिसी इंडिया डायरेक्टर हैं आंखी दास, उन्होंने मना किया कि बीजेपी लीडर्स जो कि हेट स्पीचेस में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, उनकी हेट स्पीचेस ना हटाई जाएं क्योंकि फेसबुक का बिजनेस इंटरेस्ट इससे सफर करेगा। ये एक बड़ी अगर तस्वीर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है इस समय? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि सरकार का डेमोक्रेटिक वैल्यूज और डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में कोई विश्वास नहीं। उसका एक ही ध्येय है, येन केन प्रकारेण, बस सत्ता में बने रहे। और उसके लिए आप कोई भी जो मतलब जिस तरह के भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक काम कर रहे हो उसको आप बढ़ाते जा रहे हो। आपको डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करने का किसी ने हक नहीं दिया। और वहीं नफरत भरे भाषणों से निपटने के तौर तरीकों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही फेसबुक ने बीजेपी नेता टी राजा सिंह को अपने मंच और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंधित कर दिया है। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने जारी एक मेल में कहा कि हमारी नीति हिंसा को बढ़ावा देने या हिंसा से जुड़े लोगों को प्रतिबंधित करने की रही है और इसीलिए हमने नियमों का उल्लंघन करने पर टी राजा सिंह को फेसबुक पर प्रतिबंध कर दिया है। बयान के मुताबिक संभावित उल्लंघनों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया बहुत व्यापक है और काफी जांच के बाद अकाउंट हटाने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में बीबीसी, वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर्स और टाइम्स मैगजीन ने खबरें प्रकाशित की थी जिनमें दावा किया गया था कि फेसबुक की भारतीय इकाई के कुछ पदाधिकारियों ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। इसके बाद से फेसबुक सवालों के घेरे में है। रुक करते हैं बिहार का, जहां हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के एनडीए में शामिल होने के जीतन राम मांझी के फैसले के खिलाफ पार्टी में बगावत हो गई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने अपने समर्थकों के साथ बगावत कर दी है। बागी नेताओं ने जीतन राम मांझी पर सांप्रदायिक गठबंधन से साठगांठ करने का आरोप लगाया है। बागी नेताओं का कहना है कि बीजेपी गठबंधन में जाने का मांझी का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। बागी नेताओं का कहना है कि वो सेक्युलर गठबंधन के साथ जाएंगे। माननीय जीतन राम मांझी जी का एनडीए में जाने का जो फैसला है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चूँकि कल तक सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भावना की वकालत करते रहे हैं और आज वैसे
गठबंधन में चले गए हैं, जो हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करते रहा है, आरोप उसको बिगाड़ने का लगते रहे हैं, और जो सामाजिक न्याय की विरोधी शक्तियां उसके साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। हम इस फैसला के विरोध में हैं। करीब करीब संगठन के आधे लोग हमारे साथ में हैं, क्योंकि बहुत सारे जगहों से टेलीफोन आ रहा है, आना शुरू हो गया है। हम आपके साथ हैं और आने वाले दिनों में हम लोग बैठक करेंगे, और बैठक करने के बाद जो सभी की राय होगी हम लोग उस गठबंधन के साथ जुड़ेंगे। बढ़ते आगे, अयोध्या में विकास के नाम पर किसानों की जमीन के अधिग्रहण में बढ़ते जा रहे भेदभाव को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या में किसानों से मिलने जा रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने बाराबंकी से आगे नहीं बढ़ने दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। और इस दौरान आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। अजय लल्लू ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वे कुछ भी कर लें, लेकिन कांग्रेस किसानों की आवाज दबने नहीं देगी, चाहे लाठी खानी पड़े या जेल जाना पड़े। दरअसल आपको बता दें कि अजय कुमार लल्लू अयोध्या में एयरपोर्ट और हाईवे के काम के लिए सरकार की तरफ से किसानों की भूमि अधिग्रहण में हो रहे भेदभाव से नाराज हैं और इसी कारण वे अयोध्या किसानों से मिलने जा रहे थे। और जैसे ही अजय लल्लू चौपुला चौराहा पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया और हिरासत में ले लिया। हम किसानों से मिलने जा रहे थे, उनसे बात करने जा रहे थे, उनकी समस्या सुनने जा रहे थे और यह जानना चाहते थे कि आखिर शासन ने, सरकार ने कौन सा पैमाना अपनाया है। अगर 70 लाख रुपए बीघा की जमीन दूसरे को दिया जा रहा है, दूसरे गांव को, तो उन लोगों को भी 70 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और 10 से 12 लाख रुपए भूमि जो लोगों का हाईवे के लिए लिया जा रहा है, वो उनके साथ धोखा किया जा रहा है। 10 लाख रुपए से भी अधिक में वहाँ जमीन का आज के डेट में बिक्री है। पूरी तरह भूमि अधिग्रहण कानून जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, ये सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। लेकिन यहाँ तो दमन की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। बढ़ते आगे, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का एक ऐसा भी पहलू है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत का एक्टर से कुछ कनेक्शन था। सीबीआई ने इसी पहलू पर अपनी जांच तेज कर दी है। सीबीआई ये समझने की कोशिश कर रही है कि कहीं दिशा सालियान की मौत और सुशांत की मौत में कुछ कॉमन तो नहीं। जांच को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई बंटी सचदेवा से पूछताछ कर रही है और वहीं बंटी सचदेवा कॉर्नरस्टोन कंपनी के सीईओ हैं। इसी कंपनी में दिशा सालियान भी काम किया करती थी। अब सीबीआई बंटी से पूछताछ कर यह समझने की कोशिश करेगी कि क्या दिशा सालियान का सुशांत की मौत से कोई कनेक्शन है या नहीं। सीबीआई सूत्रों का मानना है कि 8 तारीख को रिया सुशांत को छोड़कर गई और कुछ घंटों बाद ही दिशा सालियान ने आत्महत्या कर ली। इसके पीछे की वजह क्या है और अब इन तथ्यों को सीबीआई खंगाल रही है। आपको बता दें कि बंटी सचदेवा वही शख्स हैं जिन्होंने क्रिकेटर विराट कोहली को भी बड़े बड़े एड्स दिलवाए हैं। और वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कंगना का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके बयान के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं आने की धमकी दी। सुशांत सिंह सुसाइड केस में कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं और कंगना का आरोप है कि इस बयान के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं आने के लिए कहा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में सीबीआई ने गुरुवार को रिया के पिता से करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती सुबह 10:30 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे थे। बढ़ते आगे, दिल्ली में एम्स ने ओपीडी सेवाओं को लेकर सफाई दी है। एम्स ने कहा कि ओपीडी की सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। दरअसल बुधवार को एम्स प्रशासन ने सर्कुलर जारी कर कहा था कि ओपीडी एडमिशन अस्थायी तौर पर 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड रहेंगे। ऐसा कहा गया था कि ओपीडी के अलावा जनरल और प्राइवेट वार्ड्स भी बंद रहेंगे। बता दें कि इससे पहले एम्स की ओपीडी सेवा 3 महीने से बंद रही है और इसके बाद जून महीने में इसे दोबारा से शुरू किया गया। और वहीं सेना में कट ऑफ डेट से बाहर होने की वजह से स्थायी कमीशन नहीं मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची 17 महिला अधिकारियों को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों की अर्जी का निपटारा करते हुए कहा कि ये संभव नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की वकील मीनाक्षी लेखी से कहा कि एक तरह से आप फैसले में संशोधन की मांग कर रही हैं और यह संभव नहीं है। आप इस आवेदन को वापस ले लें। आप चाहें तो पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती हैं। मार्च में आपको बता दें, इन महिला अधिकारियों के 14 साल पूरे कर लिए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने 16 जुलाई में स्थायी कमीशन को लागू किया। सरकार ने कहा कि अगर कट ऑफ डेट से समझौता करते रहे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी और बड़े पैमाने पर महिला अधिकारियों की लाइन लग जाएगी। और वहीं चीन की मदद से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय नागरिकों को आतंकवादी घोषित कराने की पाकिस्तान की कोशिशों को झटका लगा है। पाकिस्तान और चीन की इस नापाक चाल को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में सुरक्षा परिषद में नाकाम कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने चीन की मदद से भारतीय नागरिकों को आतंकवादी घोषित कराने का प्रयास किया हो। सुरक्षा परिषद के 3 स्थायी और 2 गैर स्थायी सदस्यों ने UNSC की 1200 अप्पाजी और गोविंदा पटनायक को आतंकवादी घोषित कराने के पाकिस्तानी प्रयास को विफल कर दें। इससे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान ने 2 दूसरे भारतीयों यानी कि वेणु माधव डोंगरा और अजय मिस्त्री को आतंकवादी घोषित कराने का प्रयास किया था, जिसे अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया था। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान में विकास के कामों से जुड़े भारतीय नागरिकों पर नजर रख रहा है। इन लोगों को लेकर पाकिस्तान मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है और उन्हें पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं से जोड़ रहा है। Pakistan is rattled after India succeeded in naming Hafiz Saeed and Masood Azhar designated as global terrorists despite its all-weather friend China helping Pakistan. बढ़ते आगे, बैतूल के भीमपुर ब्लॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जनधन योजना दम तोड़ती दिख रही है। यहां हजारों ATM कार्ड नदी में बहाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भीमपुर से सटी एक पहाड़ी नदी में ATM कार्डों से भरी बोरियां दिखने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बोरियों में भरे ATM कार्ड बहते पानी से बाहर निकाले तो ये सभी कार्ड भीमपुर की सेंट्रल बैंक ब्रांच के निकले। लेकिन घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद ना तो बैंक प्रबंधन इस मामले में कुछ कहने को तैयार हुए और न ही पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने की बात कही। उल्टा पुलिस ने लावारिस हालात में मिले ATM भी बैंक प्रबंधन को सौंप दिए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।